नमस्कार मित्रों। आज हम लेकर के आए हैं कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत पेपरों में आ चुके हैं। ये प्रश्न आपके लिए आने वाले कंपटीशन पेपर में और अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा मॉडल नंबर 1 कला एवं संस्कृति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 रहेगा, गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर प्रश्न में बात हो रही है गरासिया जनजाति को लेकर। राजस्थान की जनजातियां चैप्टर से यह प्रश्न लिया गया है और प्रश्न में बात हो रही है कि गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो हमारा सबसे सही सटीक जवाब होगा वो होगा हमारा पटेल। गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को पटेल कहा जाता है। देखो, यहाँ पर ब दे रखा है कोतवाल। कोतवाल जो होता है वो सहरिया जनजाति का गांव का मुखिया होता है और मुखी जो है वो डामोर जनजाति का मुखिया होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का हमारा सबसे सटीक जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, गरासिया जनजाति के गांव का मुखिया पटेल। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर 2 कि किस लोक नृत्य में डफली, घुराड़ियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? राजस्थान के नृत्य चैप्टर का प्रश्न है ये, और ये विगत प्रश्न पत्रों में आ चुका है ये प्रश्न भी, कि किस लोक नृत्य में डफली, गुराड़ियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए, अगर हम यहाँ पर पुंगी को लेकर के बात करेंगे तो पुंगी कालबेलिया जनजाति जो होती है वो बीन और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग करती है। तो इस पुंगी से भी हम सटीक जवाब ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होना चाहिए। कौन सा लोक नृत्य है जिसमें इन सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा डी, जिसका नाम है कालबेलिया नृत्य। देखो, अग्नि नृत्य जो होता है वो तो बीकानेर में होता है और जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो इस नृत्य को करते हैं। तो अग्नि नृत्य का उद्गम भी बीकानेर से हुआ है। ऑप्शन नंबर जो ब है हमारा कच्ची घोड़ी को लेकर के। कच्ची घोड़ी जो है शेखावटी क्षेत्र में मांगलिक अवसरों और उत्सवों पर किया जाने वाला नृत्य होता है। और गेर जो है वो भीलों का लोक नृत्य है, गेर। तो इस प्रकार से हमारा जो सही सबसे सटीक जो उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा कालबेलिया नृत्य, जिसमें डपली, घुराड़ियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का क्या होता है? प्रयोग होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर हमारा 3 कि मौसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? देखो, ये प्रश्न भी विगत प्रश्न पत्रों में कई बार आ चुका है। विगत जो पेपर हो चुके हैं कंपटीशन एग्जाम के, प्रतियोगिता परीक्षाओं के, उनमें बहुत सी बार मौसी महारानी की छतरी को लेकर के बात हुई है कि मौसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो मौसी महारानी की जो छतरी है वो है हमारे राजस्थान के अलवर जिले में। तो सबसे सटीक जवाब रहेगा अलवर जिला। मौसी महारानी की जो छतरी है वो है 60 खंभों की छतरी। कितने खंभों की? 60 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मौसी रानी, महाराजा बख्तावर सिंह जो थे ना उनकी रानी थी जिसका नाम था मौसी रानी या मौसी महारानी, उनकी याद में महाराजा विनय माल के द्वारा करवाया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर जो है अगला प्रश्न नंबर 4 कि प्लान क्या है? देखो, अगले प्रश्न में बात हो रही है प्लान को लेकर के कि प्लान क्या है। गौरबंद का समानार्थी शब्द है या ऊंट पर रखी जाने वाली काठी को कहा जाता है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है या घोड़े पर रखी जाने वाली काठी को प्लान कहा जाता है? प्लान का अर्थ क्या होगा यहाँ पर?
तो इसका जो सही सबसे सटीक जवाब जो होगा, देखो गोरबंद जो होता है, गोरबंद किससे कहते हैं? गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है, जो ऊंट के गले में पहनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्लान को लेकर के। तो प्लान जो होता है, प्लान बोलते हैं ऊंट पर रखी जाने वाली जो काठी होती है उसे क्या बोलते हैं? प्लान कहते हैं। तो इसका सबसे सटीक जवाब होगा, प्लान का मतलब क्या होता है? ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर 5 कि 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य जो होता है वो कहां पर किया जाता है? देखो यहाँ पर ऑप्शन में है रामदेव जी, तेजा जी, पापू जी, देवनारायण जी। तो रामदेव जी की आराधना में जो कामड़ जाति की महिलाएं होती है वो अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर इस नृत्य को करती है, जिसे क्या कहा जाता है? 13 ताली नृत्य कहा जाता है। तो रामदेव जी की याद में या रामदेव जी की स्मृति में यह 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसका सबसे सटीक जवाब हमारा क्या होगा? रामदेव जी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 को लेकर के। देखो यहाँ पर जो है आभूषण दे रखे और आभूषण का अंग दे रखा है कि कौन सा आभूषण कौन से अंग में पहना जाता है, और प्रश्न में बात कर रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रमझोड़ को लेकर के। क्या रमझोड़ कमर में पहनी जाती है, टड्डा बाजू पे पहना जाता है, नेवरी पैर में पहनी जानी, या मोंदरी जो है अंगुली में पहनी जाती है? इसका सबसे जो गलत युग्म है वो हमें ढूंढना है। देखो इसमें टड्डा जो है वो बाजू पर पहना जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही बात होगी। नेवरी जो है वो पैर में पहनी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। मोंदरी जो होती है वो अंगुली में पहनी जाती है, तो इसमें भी सही उत्तर होगा। लेकिन रमझोड़ जो होती है, रमझोड़ वो कमर में नहीं पहनी जाती, रमझोड़ जो होती है वो पैर में पहनी जाती है। तो इसमें हमारा जो सम्मिलित युग्म नहीं है वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर यानी रमझोड़। रमझोड़ जो है इसका सही अंग क्या होगा? पैर होगा, ना कि कमर। तो हमारा उत्तर नंबर 1 जो है वो अ वाला वो सही रहेगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। देखो निम्नलिखित में से सुमेलित मंदिर स्थान नहीं है। यहाँ पर मंदिर दे रखे हैं और मंदिरों के जो स्थान है वो दे रखे हैं कि कौन सा मंदिर कौन से जिले में या कौन से स्थान पर है, और उसमें भी गलत ढूंढना है हमें। सुमेलित नहीं है, नहीं है के बारे में बात कर रहा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। देखो सिरे मंदिर जो है वो जालोर में है, तो ये तो कथन बिल्कुल सही हो गया। विभीषण मंदिर जो है वो केथुन कोटा में है, ये भी बात तो सही है। इसके बाद देखो सुंदा माता मंदिर। अब सुंदा माता जो मंदिर है वो भीनमाल जालोर में है, तो ये भी हमारा प्रश्न बिल्कुल सही सही है। तो यहाँ पर जो गलत उत्तर है वो क्या है? गलत उत्तर जो है वो क्या रहेगा हमारा? देखो सुमेलित नहीं है पूछा उसने, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? इसमें से सबसे सुमेलित जो नहीं है यानी कि जो गलत उत्तर है वो है हमारा त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर, जो तिलवाड़ा बाड़मेर में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा जिले में त्रिपुरा सुंदरी का माता का मंदिर है। और त्रिपुरा सुंदरी जो है वो पांचाल जाति की कुल देवी मानी जाती है। तो इसका सबसे हमारा जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 7 में ऑप्शन नंबर द, त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर, जो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, ना कि बाड़मेर में। सुंदा माता मंदिर के बारे में आपने सुना होगा। सुंदा माता मंदिर कहाँ पर है? भीनमाल जालोर में है। और सुंदा यहाँ पर अभ्यारण्य भी है जो भालुओं के लिए भी फेमस है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 8वां प्रश्न है कि केसरियानाथ जी का मेला कहाँ बढ़ता है? केसरियानाथ जी का मेला कहाँ बढ़ता है? झालरापाटन में, परबतसर में, किराड़ू बाड़मेर में, या धुले उदयपुर में? तो केसरियानाथ जी का मेला कहाँ बढ़ता है? ये प्रश्न भी जो है ये सभी वो प्रश्न है जो विगत पेपरों में आ चुके हैं और जिनके दोबारा रिपीट होने की या दोबारा इन प्रश्नों के वापस से रिपीट होने के चांसेस हैं, इसलिए हम आपके लिए इन प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो बताइए केसरियानाथ जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो देखो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा हमारा केसरियानाथ जी का जो मेला भरता है वो कहाँ पर बढ़ता है? धुलेव में।
और धुलेव कौन से जिले में आता है? उदयपुर में। केसरिया नाथ जी को आदिनाथ, धुलेव जी और काला जी के नाम से भी जाना जाता है। तो केसरिया नाथ जी का जो मेला है वो कहाँ भरता है? धुले में भरता है। ऑप्शन नंबर जो द है हमारा वो बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, प्रश्न नंबर हमारा 9 पे बात करते हैं। अब देखो, राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं है, ये प्रश्न है हमारे लोक देवता से। लोक देवता का जो चैप्टर है उसमें से ये प्रश्न लिया गया है कि राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं है। पंचपीर कौन कौन से हमारे पंचपीर? उनमें से यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है? रामदेव जी, बापू जी, गोगा जी और तेजा जी। बताइए इसमें से पंचपीरों में कौन शामिल नहीं है? तो पंचपीरों में शामिल नहीं है के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, और शायद आपको पंचपीरों की ट्रिक आपको पता हो, आपने बना रखी हो, या आपको वैसे भी याद हो कि इनमें से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास में क्या होती है? देखो यहाँ पर सबसे शॉर्टकट ट्रिक होती है हमारा गोपा। इस ट्रिक के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? हमारे जो पंचपीर हैं उनको याद रख सकते हैं। हड़बू जी, मांगले मेहा जी, रामदेव जी, गोगा जी और पापू जी। तो बताओ इनमें से कौन नहीं है? तो देखो यहाँ पर रामदेव जी भी है, पापू जी भी है, गोगा जी भी है, तो फिर कौन नहीं है पंचपीरों में शामिल? इसका मतलब उत्तर हमारा वही होगा। तो कौन नहीं है? तेजा जी। इसका मतलब हमारा सबसे सटीक जवाब क्या होगा? तेजा जी। तेजा जी जो है पंचपीरों में शामिल नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर 10वां, चौथ माता। चौथ माता के बारे में किसने नहीं सुना होगा? सभी पूछते हैं चौथ माता को। तो चौथ माता जो मंदिर है सवाई माधोपुर में, चौथ माता का किसकी आराध्य देवी है? यहाँ पर बताना है आपको, जनजातियां दे रखी है। राजस्थान की जनजातियों में से पूछा है कि चौथ माता किसकी आराध्य देवी है। देखो ऑप्शन में है हमारे पास में कंजर, इसके बाद में है डामोर जनजाति, गरासिया जनजाति, या फिर हमारी सांसी जनजाति। तो बताइए इनमें से कौन सी जनजाति है जो चौथ माता को अपना आराध्य देवी मानती है? तो देखो इस प्रश्न का जो सबसे सटीक जवाब होगा वो होगा हमारा कंजर जनजाति। कंजर जनजाति जो होती है वो चौथ माता को अपनी आराध्य देवी मानती है। साथ ही साथ कंजर हनुमान जी के भी बहुत बड़े भक्त होते हैं। कंजर जनजाति चोरी करने से पहले हनुमान जी और चौथ माता से आशीर्वाद प्राप्त करती है, जिसे क्या कहा जाता है? पांति मांगना कहा जाता है। तो हमारा सबसे सटीक जवाब क्या होगा दोस्तों? चौथ माता किसकी आराध्य देवी है? कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के कि दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? आबू पर्वत, महावीर जी करौली, जैसलमेर में या उदयपुर में? देखो दिलवाड़ा ये जो जैन मंदिर हैं राजस्थान में वो कौन से जिले में आते हैं? तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो आते हैं हमारे सिरोही जिले में। तो सिरोही तो उत्तर में है नहीं, तो यहाँ पर जो है सिरोही का कौन सा? माउंट आबू क्षेत्र, यानी आबू पर्वत जो है यहाँ पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। तो राजस्थान की सिरोही जिले में माउंट आबू नगर में ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। यहाँ पर दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं वो कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर आज का हमारा 12वां प्रश्न, राजस्थान की कला एवं संस्कृति से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा कि गीदड़ नृत्य होता है। गीदड़ नृत्य जो होता है वो कहाँ पर किया जाता है? शेखावाटी में, ढूंढाड़ में, वांगड़ में या मेवाड़ में? गीदड़ नृत्य के बारे में बात हो रही है हमारी। तो देखो गीदड़ नृत्य जो होता है वो कहाँ पर किया जाता है? शेखावाटी में किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है कौन सा? गीदड़ नृत्य, जो होली से पहले डंडा रोपण से शुरू होकर के होली के बाद तक क्या होता है? चलता है। तो ये हमारा गीदड़ नृत्य कहाँ पर किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में।
बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर 13 कि निम्नलिखित में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे। देखिए, राम स्नेही संप्रदाय के बारे में बात हो रही है और राम स्नेही संप्रदाय की जो शाखाएं थी उनमें से ये बात करा है सिंहथल शाखा के बारे में कि सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे। तो देखो यहाँ पर सिंहथल जो शाखा है और उसके जो प्रवर्तक थे वो थे हरि रामदास जी। तो इसका सबसे सटीक जवाब क्या होगा प्रश्न नंबर 13 का? प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर हरिराम दास जी। देखो यहाँ पर रैण शाखा भी थी। राम स्नेही संप्रदाय की एक शाखा क्या है? रैण शाखा। तो रैण शाखा का जो है, रैण शाखा के जो प्रवर्तक थे वो थे दरियाव जी। इसके बाद में दूसरी शाखा थी खेड़ापा शाखा। खेड़ापा शाखा के जो प्रवर्तक थे वो थे रामदास जी। और जो बात प्रश्न में हो रही है सिंहथल शाखा को लेकर के, इसके प्रवर्तक कौन थे? हरि रामदास जी। तो इस प्रश्न का जो सबसे सटीक जवाब होगा वो क्या होगा हमारा? हरिराम दास जी। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, प्रश्न नंबर 14 और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कला और संस्कृति के। बहुत सीधे सीधे प्रश्न भी हैं जो पहले प्रश्नों में आ चुके हैं पेपरों में। आपको ध्यान से देखना होगा और बताना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पर कुछ रस्में बताई गई है, आपको बताना है कि कौन सी रस्म है जो विवाह में संपन्न नहीं होती है। ऑप्शन में है बंदोली, इसके बाद में समेड़ा, समय दे रखा है कर्णवेद और द में दे रखा है कंकण बंधन। तो बताइए इसमें से कौन सी जो रस्म है वो विवाह में संपादित नहीं होती है। तो देखो यहाँ पर जो सबसे सटीक जवाब रहेगा ना इसका, वो क्या होगा? वो रहेगा इसका सही जवाब कर्णवेद। देखो कर्णवेद जो होता है ये विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उन 16 संस्कारों में से एक संस्कार कौन सा होता है? कर्णवेद संस्कार होता है। देखो ये संस्कार जो होता है कब किया जाता है? शिशु के तीसरे या 5वें वर्ष में जो होते हैं वो कानों को क्या किया जाता है? छीदा जाता है, जिससे कौन सा संस्कार बोलते हैं? कर्णवेद संस्कार। तो कर्णवेद जो है वो विवाह की रस्म से संबंधित नहीं है, बल्कि ये किससे संबंधित है? 16 संस्कारों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा 14वें प्रश्न का? स नंबर का जो ऑप्शन रहेगा वो सबसे सटीक जवाब रहेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर 15 कि निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? देखो चित्रकला वाले टॉपिक से ये प्रश्न लिया गया है और ये पहले आ भी चुके हैं ये प्रश्न कि कौन सी शैली है राजस्थान की जिस पर सबसे ज्यादा जो है मुगल शैली पढ़ी होगी आपने। दिल्ली दरबार जो था, जो मुगलों के अधीन रहा था, जहां पर मुगलों ने शासन किया था, उस मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान में कौन सी शैली पर दिखाई देता है? देखो जयपुर शैली भी है, बूंदी शैली है, मेवाड़ शैली है और मारवाड़ शैली है। तो इसका सबसे सटीक जवाब क्या होगा? देखो यहाँ पर जो है मुगलों ने संबंध किन के साथ बनाए? जिनके साथ बनाए होंगे तो स्वाभाविक है कि मुगल शैली का प्रभाव उन्हीं के साथ में ज्यादा रहा होगा। तो देखिए मुगलों ने संबंध किन से बनाए थे? पेशवा वंश से, यानी कि जयपुर रियासत से। तो यहाँ पर जो है मुगलों का जो सर्वाधिक जो प्रभाव रहा है कौन सी शैली पर रहा है? जयपुर शैली पर। तो यहाँ पर जो है अपना उत्तर भी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर अ। तो मुगल शैली का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो किस पर पड़ा है? जयपुर शैली पर। ऑप्शन नंबर अ सही होगा हमारा। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर 16 फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। देखो दोस्तों अगला प्रश्न है और ये प्रश्न पहले आ चुका है कि फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। बात हो रही है किस संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है? परनामी पंथ के द्वारा, वल्लभ पंथ के द्वारा, राम स्नेही पंथ के द्वारा या सतनामी पंथ के द्वारा। पहली बात तो ये है कि फूल डोल उत्सव मनाया कहाँ पर जाता है? तो दोस्तों फूल डोल जो महोत्सव है या उत्सव है वो मनाया जाता है हमारा शाहपुरा में मनाया जाता है। प्राचीन जिले में शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में आता था और वर्तमान में शाहपुरा क्या हो चुका है? नया जिला बन चुका है। अब बात आती है कि मनाया, यहाँ पर ये उत्सव मनाया किस संप्रदाय के द्वारा जाता है?
तो देखो ये जो फूल डोल उत्सव है ये मनाया जाता है राम स्नेही पंथ के द्वारा या राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा। और कब से कब तक मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के चैत्र कृष्ण पंचमी तक यह उत्सव मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर 17वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से ही। देखो पोमचे का मतलब क्या है, यहाँ पर पोमचा बताना है हमें कि पोमचे का असली अर्थ क्या होता है। क्या पोमचा वस्त्र होता है, पोमचा मिठाई होती है, पोमचा संस्कार होता है, या पोमचा आभूषण होता है? तो बताइए यहाँ पर पोमचे का अर्थ क्या है। देखो पोमचा जो होता है वो क्या होता है, मिठाई संस्कार और आभूषण नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वस्त्र होता है। तो इसका जो है हमारा सबसे सटीक जवाब है वो क्या रहेगा, यानी कि वस्त्र। देखो यहाँ पर पोमचा कौन पहनती है, जो संतान पैदा करने वाली जो महिलाएं होती है उनके द्वारा यह पोमचा पहना जाता है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज का प्रश्न नंबर हमारा 18वां। थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? देखिए थार महोत्सव के बारे में बात हो रही है। तो थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। बाड़मेर में इसका आयोजन होता है। और कौन से महीने में होता है? तो देखिए दोस्तों फरवरी और जो मार्च का महीना होता है हमारा, फरवरी और मार्च के महीने में जो है क्या मनाया जाता है, थार महोत्सव मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है? बाड़मेर जिले में मनाया जाता है। तो इसका सटीक जवाब रहेगा हमारा बाड़मेर जिला। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर आज का हमारा 19वां। करवा चौथ मनाई जाती है। देखो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है हमारा कि करवा चौथ मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, या श्रावण कृष्ण चतुर्थी को। तो करवा चौथ कब मनाई जाती है दोस्तों? तो यहाँ पर करवा चौथ जो होती है वो मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। तो यानी कि अपना जो सही सटीक जवाब रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। यानी 19वें में जो रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ब रहेगा। हाँ आप में से कुछ होंगे जो शायद करवा चौथ मनाते होंगे, लेकिन आपको इसका उत्तर भी पता नहीं होगा कि कब मनाते हैं। तो करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। तेजा जी की पत्नी का क्या नाम है? अब देखो यहाँ पर लोक देवता वाले पाठ में से ये प्रश्न है कि तेजा जी की पत्नी का क्या नाम है। बताइए मेरे दोस्तों, ये वही प्रश्न है जो रिपीट हो चुके हैं। पहले ये प्रश्न पूछे गए हैं कि तेजा जी की पत्नी का क्या नाम है। मेणा दे, नेतल दे, फूलम दे, या पेमल। बताइए इनमें से तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था। देखो यहाँ पर तेजा जी की जो पत्नी का नाम था वो था पेमल। पेमल तेजा जी की पत्नी का नाम था। और बाकी जो बचे हैं वो कौन है? मेणादे। मेणादे के बारे में तो आप जानते होंगे कि अजमल जी यानी रामदेव जी की पिताजी, और मेणादे रामदेव जी की माता। तो नेतल दे के बारे में बात हो रही है। नेतल दे कौन थी? नेतल दे जो है रामदेव जी की क्या थी? पत्नी। और फूलम दे जो है वो किसकी पत्नी थी? बाबू जी की। तो यहाँ पर तेजा जी की पत्नी को लेकर के बात हुई है। तो तेजा जी की जो पत्नी है उनका क्या नाम है? पेमल। तो 20वें प्रश्न में जो हमारा उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? द ऑप्शन, यानी तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल। बात करते हैं 21वें प्रश्न को लेकर के कि किस सभ्यता स्थल से उत्खनन में चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है। देखो यहाँ पर सभ्यता वाले चैप्टर का प्रश्न है कि किस सभ्यता स्थल से हमें चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है। बालाथल से, गणेश्वर से, गिलुंड से और बेराड़ से। देखो बालाथल उदयपुर की है, गणेश्वर सीकर की है। यहाँ पर ये तो पता होगा आप लोगों को। लेकिन बात कर रहे हैं 8 पंचमार्क मुद्राओं को लेकर के कि 8 पंचमार्क मुद्राएं हमें कौन सी सभ्यता से मिली है। तो इसका हमारा जो सबसे सटीक जो उत्तर होगा 21वें का क्या होगा? बेराट की सभ्यता। और बेराट की जो सभ्यता है वो कहाँ पर थी? याद होगी तुम्हें, कहाँ पर थी? जयपुर में।
तो जयपुर से बेरठ की सभ्यता से हमें चांदी के 8 पंचमार्क के मुद्राएं प्राप्त हुई है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर 22वां, बेवाण कला क्या है? देखो प्रश्न में जो बात हो रही है बेवाण कला को लेकर के। बेवाण कला किससे संबंधित है? तो देखो बेवाण कला जो है यहाँ पर हमारी किससे संबंधित है? काष्ठ कला से। और बेवाण का जो कार्य होता है बेवाण बनाने का, वो कहाँ पर होता है? तो बेवाण बनाने का काम कहाँ पर होता है दोस्तों? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। जो बस्सी है चित्तौड़गढ़ का, यहाँ पर जो है क्या बनाए जाते हैं? यहाँ पर बनाए जाते हैं बेवाण। तो बेवाण कला किससे संबंधित है? काष्ठ कला से। और बेवाण का कार्य कहाँ पर होता है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर 23वां, कि संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? लोक संत वाले जो चैप्टर है उसमें से ये प्रश्न है कि संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, संत जो चरणदास जी थे उनकी जो समाधि है वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। चरण जो दासी संप्रदाय है, चरण दासी संप्रदाय में कितने नियमों का पालन करना पड़ता है? 42 नियमों का पालन करना पड़ता है। जो कि चरणदासी जो संप्रदाय है वो किसके द्वारा चलाया गया था? चरणदास जी के द्वारा चलाया गया था। और चरणदास जी की जो समाधि है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। पहले प्रश्न में एक दो बार पूछा भी गया है कि चरणदास जी की जो शिष्याएं थी उनके नाम क्या थे? तो देखो चरणदास जी की जो शिष्याएं थी उनका नाम था एक तो दयाबाई, और दूसरी का नाम क्या था दयाबाई के अलावा? सहजोबाई। तो ये दो जो है उनकी क्या थी? शिष्याएं भी थी। किनकी? चरणदास जी की। तो आपको याद होना चाहिए कि चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना करी। चरणदासी संप्रदाय में 42 नियमों की पालना की जाती है। चरणदास जी की जो समाधि है वो दिल्ली में है, और उनकी दो शिष्याएं जिनका नाम क्या है? दयाबाई और सहजोबाई है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर आज का हमारा 24वां, कि राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये दोस्तों, और पहले भी ये प्रश्न पूछा गया है कि ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी किसे कहा जाता है? क्या यह विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल का नाम है, या नव वधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को कहा जाता है, या राजस्थानी लोकगीत है? तो बताइए इसमें ओलंदी का मतलब क्या होता है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी किसे कहा जाता है? तो देखो यहाँ पर ओलंदी का जो सबसे सटीक जवाब है वो है हमारा, किसे कहा जाता है ओलंदी? नव वधु के साथ जी, यानी जो नई नई शादी होती है लड़की की, उसके साथ पहली बार ससुराल में जो उसके साथ लड़की या कोई स्त्री को भेजा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है राजस्थानी कल्चर में? ओलंदी कहा जाता है। तो इसका जो है सबसे सटीक जवाब क्या रहेगा हमारा? नव वधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज का हमारा 25वां नंबर का जो प्रश्न है कि डामोर जनजाति राजस्थान के मुख्यतया किन जिलों में पाई जाती है? देखो यहाँ पर जनजाति वाले चैप्टर का ये प्रश्न है, और बात हो रही है कि डामोर जनजाति राजस्थान की कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो देखो यहाँ पर जो डामोर जनजाति है वो मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? डूंगरपुर और उदयपुर जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या पाई जाती है? कौन सी जनजाति पाई जाती है? डामोर जनजाति पाई जाती है। तो इसका सबसे जो सटीक जवाब रहेगा हमारा क्या रहेगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जो उदयपुर है वो डामोर जनजाति का क्या माना जाता है? क्षेत्र माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो है 25वें प्रश्न का जो सबसे सटीक जवाब रहेगा वो रहेगा हमारा उत्तर नंबर स, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर 26वां, और 26वां प्रश्न है कि राजस्थान में महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी को लेकर के बात हो रही है। तो महाराणा प्रताप की छतरी क्या मांडल में है, क्या यहाँ पर बंदोली में है, बूंदी में है, या गेटौर में है? तो बताना है आपको कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। तो इसका जो सबसे सटीक जवाब रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? बांडोली में। और बांडोली कहाँ पर है? उदयपुर में। तो इसका जो हमारा सबसे सटीक जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? बांडोली, उदयपुर। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर 27वां, कि विजयशाही एक प्रकार का या की है? तो विजयशाही क्या है इनमें से वो देखना है आपको। पगड़ी है, मिट्टी के बर्तन है, जूती है, या फिर आभूषण है?
तो देखिए दोस्तों, राजस्थानी कला एवं संस्कृति में विजय शाही का क्या मतलब है। देखो यहाँ पर तो विजय शाही, अमर शाही, स्वरूप शाही, ये नाम आपने शायद कल्चर में सुने होंगे। और ये सभी किसके प्रकार हुआ करते थे, पगड़ियों के प्रकार हुआ करते थे। तो विजय शाही, अमर शाही, स्वरूप शाही, क्या क्या है, ये सभी पगड़ियों के प्रकार हैं। तो उत्तर नंबर हमारा हो जाएगा नंबर का पगड़ी, इसका सही जवाब होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, प्रश्न नंबर 28वां, कि कन्हैया लाल सेठियारी काव्य कृति नी है। अब देखो यह राजस्थानी भाषा में जो है ये प्रश्न दिया गया है, और यहाँ पर बात हो रही है कन्हैया लाल सेठिया के बारे में कि कौन सी रचना है जो कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा जिसकी रचना नहीं की गई। क्या लिलंटा से, मायड रोहेलो, मिंजर, या फिर सोन मिरगला। तो देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सी रचना है जो कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा रची नहीं गई है। तो इसका सबसे सटीक जवाब हमारा क्या होगा, सोन मिर्गला। ये रचना किसकी नहीं है, कन्हैया लाल सेठिया की नहीं है, बल्कि लीलंटस, माइगडरोहेला और मिंजर, ये सभी रचनाएं किसकी है, कन्हैया लाल सेठिया की। तो इस प्रश्न का जो सबसे सटीक जवाब रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, सोन मिर्गला। बात करते हैं अगले प्रश्न को, 29वें प्रश्न को लेकर के, कि निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। तो कोई यहाँ पर संत लोक देवता वाले पार्ट का ये प्रश्न है, चैप्टर का प्रश्न है कि इनमें से कौन थे जिन्होंने जो है गुरु गोरखनाथ से क्या ली थी, दीक्षा ली थी। रामदास जी, जाम्बो जी, दादू दयाल जी, पीपा जी। तो बताइए इसमें से कौन होगा जिसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। तो यहाँ पर जो है हमारा सबसे सटीक जवाब रहेगा, बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वो क्या रहेगा, जाम्बो जी। जाम्बो जी थे जिन्होंने किससे दीक्षा ली थी, गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। तो प्रश्न नंबर 29 में जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा, उत्तर नंबर अ, जाम्बो जी। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, प्रश्न नंबर 30वां, कि सपेरों का कौन सा लोक वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है। देखो सपेरा जनजाति जो है वो, उनके पास में कौन सा वाद्य यंत्र होता है जिसको वो काम में लेते हैं। तो देखो सपेरों के पास में कौन सा वाद्य यंत्र होता है, इनमें से बांसुरी, मजीरा, पुंगी या शहनाई। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे हमारा जो सटीक जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, पुंगी, जिसे क्या कहा जाता है, बीन भी कहा जाता है। किसके पास में होती है, सपेरों के पास में, जिसके द्वारा क्या करते हैं वो सांप को पकड़ते हैं। तो सपेरों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र क्या है, पुंगी या बीन। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, प्रश्न नंबर आज का हमारा 31वां, कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ क्या है। देखो यहाँ पर मेवाड़ चित्रकला को लेकर बात हो रही है कि कौन सा मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ है। तो इसमें से कौन सा ग्रंथ होगा सबसे पुराना जो मेवाड़ चित्रकला शैली का है। सही जवाब क्या होगा हमारा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ माना जाता है। देखो ये 1260 में तेज सिंह के शासन काल में चित्रित किया गया था। किसके काल में, तेज सिंह के शासन काल में चित्रित किया गया था। कौन सा चित्र, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, प्रश्न नंबर आज का हमारा 32वां, कि निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है। तो यहाँ पर अबूझ सावे के बारे में बात हो रही है कि कौन सा सावा है जो अबूझ सावा माना जाता है, यानी कि इस दिन सावे की जरूरत नहीं होती। और वो राजस्थान में सबसे ज्यादा ब्याह इसी दिन होते हैं। तो कौन सा है, करवा चौथ, निर्जला एकादशी, शरद पूर्णिमा, या फिर आका तीज, किस दिन होते हैं सबसे ज्यादा ब्याह। तो यहाँ पर हमारा सबसे जो बेस्ट जवाब होगा वो होगा आका तीज। इसका सही जवाब होगा आका तीज के दिन सबसे ज्यादा विवाह होते हैं, शादियां होती है, इसलिए यह अबू सावा माना जाता है। और आका तीज किस दिन मनाई जाती है, तो इसका जो सटीक जवाब होगा वो मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। क्या मनाई जाती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या मनाई जाती है, आका तीज मनाई जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, प्रश्न नंबर हमारा आज का 33वां। तो 33वें प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं कि राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है। देखो यहाँ पर जानोटन के बारे में बात कर रहा है कि जानोटन किसे कहा जाता है। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि का नाप,
एक प्रकार का लोकगीत, या फिर यहाँ पर बात हो रही एक कृषि कर के बारे में। तो जनार्दन का मतलब क्या होता है? देखो जनार्दन किसे कहा जाता है? जनार्दन कहा जाता है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है, क्या बोलते हैं उसे? जनार्दन कहा जाता है। तो इसका जो है 33वें प्रश्न में उत्तर नंबर जो होगा हमारा अ नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा। जनार्दन का मतलब होता है कि वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के कि कुरंजा, कुरंजा पक्षी के बारे में सुना होगा कि कुरंजा पक्षी किस जिले का शुभंकर है? देखो यहाँ पर जो है शुभंकर के बारे में बात हो रही है कि कौन से जिले का जो है शुभंकर रखा गया है, कौन से पक्षी को? कुरंजा पक्षी को। तो कुरंजा पक्षी जो है यहाँ पर जो है जोधपुर का जो है शुभंकर है, जोधपुर जिले का जो है शुभंकर माना जाता है। किसको? कुरंजा पक्षी को। देखो जालोर में जो है शुभंकर कौन है? तो जालोर में तो है सुंदा माता अभ्यारण्य पड़ा होगा भालुओं के लिए फेमस। तो जालोर में तो किसको शुभंकर बनाया है? भालू को। झालावाड़ पड़ा होगा, झालावाड़ में आपने पढ़ा है गागरोनी तोते। तो गागरोनी तोते ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर होंगे बेटा गागरोनी तोते जो है हमारे शुभंकर है। कहाँ का? झालावाड़ की। जयपुर में जो है किसको बनाया गया है शुभंकर? तो यहाँ पर शुभंकर बनाया गया है जयपुर का शीतल को। तो इस प्रकार से जो है हमारा कुरंजा पक्षी किस जिले का शुभंकर है? जोधपुर जिले का। यानी कि 34वें में जो होगा वो हमारा उत्तर नंबर 10 सही होगा। बात करते हैं आज की हमारे प्रश्न नंबर 35 को लेकर के। और 35वां जो प्रश्न है वो है कि राजस्थानी रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसुई मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो प्रश्न में बात हो रही है केसी मालू के बारे में, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो यहाँ पर केसी मालू का संबंध कौन से क्षेत्र से है? मूर्ति कला, खेल, संगीत और न्याय से। इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो केसी मालू से रिलेटेड है? तो यहाँ पर देखो केसी मालू की जो पहली बात तो फुल फॉर्म है, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है केसरी चंद्र मालू। दूसरी बात कि इनका क्षेत्र किस कौन से क्षेत्र से इनका संबंध है? तो इनका क्षेत्र है यहाँ पर संगीत क्षेत्र से। राजस्थानी जो गाने होते हैं उनमें आपने सुना होगा वीणा म्यूजिक कंपनी। तो वीणा म्यूजिक जो कंपनी है उसके ये क्या है? केसी मालू निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं। तो यहाँ आपको याद होना चाहिए कि केसी मालू का जो संबंध है वो किससे है? संगीत के क्षेत्र से। और कौन सी की कंपनी के डायरेक्टर हैं? वीणा म्यूजिक एंड कंपनी जो है, जो हमारे राजस्थान में राजस्थानी गीतों का, राजस्थानी गानों का निर्माण करती है, उस कंपनी के क्या है? ये डायरेक्टर हैं। पूरा नाम क्या है? केसरी चंद्र मालू। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर हमारा 36वां कि ददरेवा का जन्म स्थल है। देखो यहाँ पर लोक देवता दिए गए हैं और पूछा है कि ददरेवा जो है वो किसका जन्म स्थल है? गोगा जी का, देवनारायण जी का, पापू जी का, या फिर हमारे तेजा जी का? तो बताइए दोस्तों इसमें से जो है सही जवाब क्या होगा? किसका जन्म स्थल है ददरेवा में? तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे सटीक जवाब रहेगा वो हमारा क्या होगा? गोगा जी। गोगा जी का जो जन्म स्थल है वो क्या माना जाता है? ददरेवा। और ददरेवा कौन से जिले में आता है? चूरू जिले में। देवनारायण जी का जन्म स्थल जो है वो आसिंद भीलवाड़ा है। पता होगा आपको देवनारायण जी का तो कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा में। पापू जी का जो है वो कहाँ पर है? कोलूमंड फलौदी में। इनका भी पता होगा आपको कि इनका जो जन्म स्थल है वो कहाँ का है? कोलूमंड फलौदी का। और तेजा जी का जो जन्म स्थल है वो कहाँ का है? खड़नाल नागौर का। खड़नाल नागौर का। तो यहाँ पर ददरेवा किसका हुआ फिर? ददरेवा जो है गोगा जी का जन्म स्थल है। तो यानी ऑप्शन नंबर अ सही होगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न को लेकर के। और प्रश्न नंबर चलेगा हमारा 37वां कि राजस्थानी लोकगीत साहित्य में किस देवी का लोकगीत सबसे लंबा है? देखो यहाँ पर लोक देवियों से बात हो रही है और बात हो रही है लोकगीत को लेकर के। किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? तो यहाँ पर कौन सी देवी है जिसका गीत सबसे लंबा है? शिला देवी, जीर्ण माता, आवड़ माता, करणी माता। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका गीत सबसे लंबा है वो है हमारी जीर्ण माता। जीर्ण माता का जो है राजस्थानी साहित्य में गीत लोकगीत सबसे लंबा है। और अगर देवताओं में पूछा जाए
तो देवताओं में लोक देवताओं में किसका लोकगीत सबसे लंबा है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? रामदेव जी का जो गीत है वो सबसे लंबा है लोक देवताओं में। जबकि लोक देवियों में जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में, रेवासा सीकर में। इस देवी को जो है, इसके नाम क्या है देवी के? देखो, इसको जो है चौहानों की कुलदेवी, मधुमक्खियों की देवी आदि के नाम से भी बुलाया जाता है। शिला देवी आमेर में है, करणी माता देशनोक बीकानेर में है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर 38वां, पटेलियां, बिछियां एवं लालर क्या है? देखिए यहाँ पर प्रश्न में बात हो रही है पटेलिया, बिछिया एवं लालर को लेकर के कि ये सभी क्या हैं? राजस्थानी लोकगीत हैं, पगड़ियों के प्रकार हैं, एक रस्म है या आभूषण है? तो क्या है ये सभी? पटेलिया, बिछिया एवं लालर क्या है? ये सभी हमारे, देखो यहाँ पर नाम से बिछिया, बिछिया को सबने सोच करके लगाएंगे कि आभूषण होगा बिछिया, लेकिन ऐसा नहीं है। बिछिया, पटेलिया और लालर यहाँ पर क्या चीज है? राजस्थानी लोकगीत हैं। इन बात को ध्यान में रखना। बिछिया को वरना देखते हुए आप क्या लगाओगे? आभूषण लगाओगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। पगड़ी तो है नहीं, एक रस्म भी नहीं है, आभूषण भी नहीं है, तो बचे क्या? राजस्थानी लोकगीत। अब देखो यहाँ पर जो है ये पटेलिया और जो लालर है, ये तो आदिवासियों के द्वारा किया गाया जाने वाला क्या है? लोकगीत है। यानी कि पटेलिया और जो लालर बता रहा हूं मैं, ये तो आदिवासी जो लोग होते हैं उनके द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। जबकि बिछिया जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाने वाला क्या है? लोकगीत है। तो इस प्रकार से ये क्या है? पटेलिया, बिछिया और लालर क्या है? राजस्थानी लोकगीत। तो 38वें नंबर में हमारा उत्तर नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। और बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, प्रश्न नंबर 39 में लेकर के, कि नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? देखो, नौटंकी के बारे में बात हो रही, और नौटंकी की जब भी बारे में बात होती है तो बात आ जाती है हमारे कहाँ पर? पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान का जो भरतपुर क्षेत्र है, इसके लिए जाना जाता है, नौटंकी के लिए जाना जाता है। और रामलीला, रामलीला जो है कहाँ की प्रसिद्ध है? बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। ढाई कड़ी की रामलीला या ढाई श्लोक की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? मांगरोल की प्रसिद्ध है। और अटरू जिला 12 में भी एक रामलीला का आयोजन किया जाता है, जहां पर जो है शिव धनुष जो होता है वो भगवान राम के द्वारा नहीं बल्कि दर्शकों के द्वारा तोड़ा जाता है। तो रामलीला का जो संबंध है वो कहाँ कहाँ से है? बिसाऊ झुंझुनू, मांगरोल 12 और अट्रू 12 से रामलीला का संबंध है। और यह सभी कहाँ की प्रसिद्ध है? पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है। बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर हमारे 40 को लेकर के, कि किस लोक देवता की फड़ सबसे अधिक लोकप्रिय है? देखो, लोकप्रिय फड़ के बारे में बात हो रही है कि कहाँ की फड़ सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो किसकी फड़ लोकप्रिय है? तेजा जी की, पाबू जी की, रामदेव जी या गोगा जी की? तो देखिए यहाँ पर जो है कौन से लोक देवता की फड़ सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? पापू जी की। पापू जी पंच पीरों में से एक। पहली बात तो कि 5 पीरों में से जो है पापू जी की गिनती होती है। पापू जी को गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता आदि नामों से क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। तो यहाँ पर जो है सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाहू जी की। प्रश्न नंबर 40 में उत्तर होगा हमारा ऑप्शन। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, प्रश्न नंबर आज का 41वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सम्मिलित है? देखो, एक तरफ वाद्य यंत्र दिए गए हैं और एक प्रकार जो है एक तरफ उनकी कैटेगरी दी गई है कि कौन सा वाद्य यंत्र उस कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। हमें बताना है कि कौन सा जो है वो गलत युग्म है, यानी कि जो नहीं आता है। तो देखो, नड़ जो होता है, बात करते हैं ताशा। ताशा अवनुद है, बिल्कुल सही बात है, अवनत में आता है। देखो, सिंगी जो है वो शिशुरी में आती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा बपंग जो है वो तत्वाद्य यंत्रों में आता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन देखो, नड़ जो होता है वो घन वाद्य यंत्रों में नहीं आता, तो इसकी गिनती किस में होती है? सुशीर वाद्य यंत्रों में होती है। तो यहाँ पर सम्मिलित कौन नहीं है? नड़। नड़ की जो मिलान करेंगे हम, नड़ का वो किससे होना चाहिए था? सुशीर से। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बता रखा है? घन। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा?
41वें का ऑप्शन नंबर स। बात करते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 42 पर कि लोक नाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है। देखो यहाँ पर रम्मत का जो क्षेत्र है वो बताना है कि रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, मेवाड़ की, बीकानेर की, भरतपुर की या धौलपुर और करौली की। तो रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, तो देखो दोस्तों रम्मत जो है कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। रम्मत खेलने वालों को क्या कहा जाता है, खेलार कहा जाता है। रम्मत में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, तो देखो रम्मत जो होती है उसमें नगाड़ा, ढोलक, तबला, चिमटा, तंदूरा, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किसमें, रम्मत में। और रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। तो ऑप्शन नंबर जो है प्रश्न नंबर 42 में हमारा जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ब, बीकानेर। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर आज का हमारा 43वां, और 43वां जो प्रश्न है उसमें दे रखा है एक तरफ लोक देवता और एक तरफ दे रखी है उनकी माता जी, और हमें बताना है कि इनमें से जो है कौन से लोक देवता की जो माता है वो गलत नाम दे रखा है यहाँ पर, जो सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। देखो पापू जी की जो माता है कमला देव, बिल्कुल सही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद में गोगा जी की माता का नाम भी बाछल, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। और रामदेव जी की जो माता है वो भी मैना दे है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा जो अब उत्तर बचा वो कौन हुआ, तेजा जी की जो माता है उनका नाम राम प्यारी नहीं था, उनका नाम राम कौरी था। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, स वाला। यानी कि तेजा जी की जो माता है उनका नाम राम प्यारी नहीं, उनका नाम था राम कौरी। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारा 43वें में, उत्तर नंबर स, यानी कि तेजा जी की जो माता है वो राम कौरी थी, ना कि राम प्यारी। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर हमारा 44वां कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष यानी विक्रम संवत के अनुसार सब में बाद में आता है। तो देखो यहाँ पर हमें बताना है कि हिंदी महीनों के अनुसार यानी विक्रम संवत के अनुसार कौन सा त्योहार है जो सबसे ज्यादा बाद में आता है। तो देखो सबसे पहले गणगौर चैत्र माह में आती है, इसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी ये भाद्रपद महीने में आती है, होली फाल्गुन महीने में आती है, और रक्षाबंधन ये भी भाद्रपद महीने में आता है। तो बताइए दोस्तों इनमें से सबसे पहले जो है सबके बाद में कौन सा त्योहार आता है। तो आपने सुना होगा तीज त्योहार, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर, यानी कि सबसे बाद में कौन सा त्योहार आएगा, गणगौर का। तो हमारा उत्तर क्या होगा इसके बारे में, प्रश्न नंबर 44 में हमारा उत्तर होगा यानी कि गणगौर। बात करते हैं प्रश्न नंबर अगले को लेकर के। प्रश्न नंबर 45वां हमारा कि कचौरा कहाँ का प्रसिद्ध है। देखो ये प्रश्न भी पहले पटवारी जो एग्जाम हुआ था उसमें आ चुका है, और प्रश्न में पूछा गया है कि कचौरा कहाँ का प्रसिद्ध है, नसीराबाद, जयपुर, भरतपुर और ब्यावर। तो देखिए यहाँ पर इसमें से सही जवाब क्या होगा, कचौरा कहाँ का प्रसिद्ध है। तो कचौरा कहाँ का प्रसिद्ध है, नसीराबाद का। नसीराबाद कहाँ पर है, अजमेर में। कचौरा नसीराबाद का फेमस है। जयपुर का क्या फेमस है, तो देखो जयपुर में जो है घेवर, घुड़घानी, मिश्री मावा के लड्डू, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर के। भरतपुर की क्या फेमस है, तो भरतपुर में जो है यहाँ का जलेबा प्रसिद्ध है। भरतपुर का क्या चीज, जलेबी नहीं, जलेबा। जलेबा कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का। और ब्यावर की क्या प्रसिद्ध है, ब्यावर की जो है तिलपट्टी फेमस है, ब्यावर अजमेर के पास। तो आपका कचौरा कहाँ का प्रसिद्ध हुआ, अजमेर का। 45 में जो है उत्तर नंबर अ हमारा सही जवाब होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर हमारा 46वां, और 46वां जो प्रश्न है वो है हमारा कि किशनगढ़ी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। देखिए यहाँ पर किशनगढ़ी शैली को लेकर के बात हो रही है और नाम दे रखे हैं नागरीदास, रामलाल, अली राजा और हसन। इनमें से कौन था जो किशनगढ़ शैली का एक प्रसिद्ध क्या था, चित्रकार। देखो किशनगढ़ जो शैली है वो सामंत सिंह के समय यानी नागरीदास का जो काल होता है, काल था, उसे हम किशनगढ़ शैली का क्या मानते हैं, स्वर्ण काल मानते हैं। और इस समय जो है मोरध्वज निहाल चंद जो है उन्होंने किशनगढ़ शैली में जो है बनी ठनी पेंटिंग का क्या किया था, निर्माण किया था, और जिसे
भारत की क्या कहा जाता है, मोनालिसा भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर मोरध्वज निहाल चंद का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ पर किसका नाम दे रखा है, नागरीदास का। तो यहाँ पर प्रसिद्ध चित्रकार कौन आएंगे, हमारे नागरीदास। तो प्रश्न नंबर जो 46 है उसका जो सबसे सटीक जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा नागरीदास। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, प्रश्न नंबर हमारा 47वां, कि रावण हत्या क्या है। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है रावण हत्या क्या है। रावण हत्या एक प्रकार का नृत्य है, रावण हत्या एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, एक पुस्तक का नाम है या शीर्षक है, या स्थान का नाम है। तो रावण हत्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, रावण हत्या जो है क्या है, एक प्रकार का क्या है, वाद्य यंत्र है। और कौन से वाद्य यंत्रों में गिनती होती है, तो तत्व वाद्य यंत्रों में रावण हत्या की क्या होती है, गिनती होती है। तो प्रश्न नंबर 47 में जो है हमारा उत्तर नंबर क्या होगा, वह सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, प्रश्न नंबर हमारा आज का 48वां प्रश्न, कि जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, रामदेव जी ने समाधि कहाँ ली थी, जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, या बीकानेर में। देखो यहाँ पर रामदेव जी की समाधि के बारे में बात हो रही है, और रामदेव जी की समाधि कहाँ पर है, रुणेचा में। और रुणेचा जो है कौन से जिले में आता है, जैसलमेर में। तो बताओ कौन सा उत्तर सही होगा, सही उत्तर होगा हमारा 48 में जैसलमेर, रुणेचा जैसलमेर। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, प्रश्न नंबर हमारा 49 है, कि बिछुड़ो क्या है। देखो यहाँ पर बिछुड़ो आपने पढ़ा होगा, लोक गीतों में भी नाम आता है बिछुड़ो को। जब एक महिला को बिच्छू क्या करता है, काट लेता है, तब महिला कौन सा गीत गाती है, बिछुड़ो का गीत गाती है। तो देखिए यहाँ पर बिछुड़ो क्या है, पैर में पहनाया जाने वाला एक आभूषण है, शेखावटी क्षेत्र का एक लोकगीत है, या गज की सहायता से बजाया जाने वाला एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, या हाड़ौती का क्या है, एक लोकगीत है। तो क्या है, बिछुड़ो। काट खायो बेरी बिछुड़ो, तो यहाँ पर बिछुड़ो क्या है, लोकगीत है। तो सबसे सटीक जवाब ये होगा 49वें में, क्या होगा हमारा आंसर नंबर द, हाड़ौती क्षेत्र का एक क्या है, लोकगीत। बात करते हैं आज के हमारे इस मॉडल नंबर फर्स्ट के कला एवं संस्कृति का लास्ट वाला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50, वो है हमारा कि नुसरत, गुब्बारा, नागफली, गजक, ये क्या है। गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक क्या है। मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम है, मेवाड़ के प्रचलित मिठाइयों के नाम है, या फिर जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, या मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर देखने से बहुत बड़ी गलती करेंगे हम। कुछ जो बच्चे हैं वो गजक सोचते हुए इसको क्या लगाएंगे, मिठाइयों का नाम लगाएंगे, जो कि हमारा बिल्कुल गलत जवाब होगा। क्योंकि ये सभी जो नाम है, गजक, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, ये सभी क्या है, जोधपुर दुर्ग की क्या है, ये सभी तोपों के नाम है। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसमें रखी हुई तोपों के नाम है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, इसका सही जवाब 50वें का अंतिम प्रश्न का जवाब हमारा क्या होगा, स नंबर, यानी कि जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। तो आज हम आपके लिए लेकर आए थे ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित, जो विगत पेपरों में पूछे गए हैं। और बचे हुए जो प्रश्न हैं उसका हम एक और वीडियो, यानी कि मॉडल नंबर 2 के नाम से एक और मॉडल बना करके आपके लिए लाएंगे हम। तो इतने तैयारी करते रहिए, राजस्थान की कला एवं संस्कृति को जानते रहिए, परखते रहिए और लगातार अध्ययन करते रहिए। तो इंतजार करिए हमारे वीडियो नंबर 2, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, मॉडल नंबर 2। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो हमारी वीडियो रहेगी उसका बेल नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। धन्यवाद।